चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। लो, एक और भी गायब हो गया। हसन किधर चला गया? चलो यार शुरू करते हैं, टाइम नहीं इतना वेस्ट कर देते हैं टाइम, और आज क्लास थोड़ी सी हम शॉर्ट रखेंगे। चलो जी, मुझे जल्दी से रिवाइज कराते हैं, मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताइए जल्दी से। यार ये क्या, आपने तो मेरा फ्लो ही तोड़ दिया, खुदा के बंदो, बोल ही पड़ता है कोई। So it is a process of dealing with or controlling the resources to achieve specific purpose or goal. पर्पस, ठीक है। Objective. एग्जैक्टली, ठीक है, कोई नहीं, पर्पस ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। फ्यूल के 5 स्टेप बताएं, कौन कौन से थे अकॉर्डिंग टू फ्यूल? फ्यूल के हमारे पास 5 स्टेप्स थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके आगे एक्सप्लेन ना ना, बस दैट्स इनफ, बाकी कुछ भी नहीं, आगे चलते हैं। ओके, मुझे बताया जाए कि मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं? सर 3। और कौन से? टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स एंड जी जी बताएं फर्स्ट लाइन मैनेजर। टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक हो गया, टॉप ठीक हो मैनेजर, गया, ठीक हो गया, बस ठीक है, इतना ही काफी है। आगे चलते हैं। मुझे बताया जाए कि मैनेजमेंट की स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर? सर लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनोवेशन, हमारी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, बस सही है। नेगोशिएशन। ओके ओके, मुझे मेंटोरिंग बताया जाए, क्या मतलब है इसका? मेंटोरिंग का मतलब कौन बताएगा? मुदस्सिर बताएंगे आप बेटा? एक मिनट दीजिए, मुझे कॉल यस सर। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए। बताया जाए जी। हाँ मुदस्सिर, अब बताएं आप। Sir, mentoring is establishing long-term relationship with a trusted advisor. पर्पस Mentor क्या is होता है? normally not the boss of the mentee. पर्पस The क्या है? purpose is it provides sort of career sponsorship, exposure to a network of contact, direction, and technical ठीक advice. है, ठीक है। कोचिंग का क्या पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव? So, क्या कहते हैं, plan and execute a learning and development program. फॉर? Self-study, formal training courses on the job. फॉर अ स्पेसिफिक, टू इम्प्रूव अ स्पेसिफिक स्किल। किसी एक स्पेसिफिक स्किल को या किसी एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं जॉब, इसको क्या कहते हैं एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, उसको कोचिंग कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कौन सा प्रोस्पेक्ट है? कोचिंग शॉर्ट टर्म में? जी सर। ओके, लॉन्ग टर्म में? मेंटोरिंग। लॉन्ग टर्म में मेंटोरिंग है। मेंटोरिंग के फायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस बता दें जल्दी। यानी कि सर मेंटोर जो होता है अपनी सिंपल है, पर्सनल डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड रीचिंग वन। एग्जैक्टली, फ्रेंडली रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट होते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, अच्छा, इफेक्टिव मेंटोरिंग किस वक्त होगी? इफेक्टिव मेंटोरिंग के लिए क्या कुछ जरूरी होता है? सर एक्टिवली मैनेजिंग द रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद इंटरेक्टिंग विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक हो गया, रिस्पोंडिंग टू द मेंटीज नीड। ठीक हो गया, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक, ये तरीका कार है। मुझे बरिया आप बताएंगे बेटा कि जो क्या कहते हैं इफेक्टिव इंटरव्यू के स्टेप्स क्या होते हैं? एक इंटरव्यू कहते हैं इफेक्टिव, उसके स्टेप्स क्या होते हैं? सर इफेक्टिव इंटरव्यू मुदस्सिर याद है बेटा? सर वो जी जी बताएं। जी जी सॉरी सर, वो प्लान द एजेंडा, एग्जैक्टली,
prepare and identify objective, ठीक हो गया, open the interview, ठीक है, close. ठीक है, क्लोज, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। मुझे बताया जाए क्वेश्चन के फायदे कौन से होते हैं? बढ़िया, रोशन डालें बेटा आप इसको। सर ये एक तो रीड, ठीक है, मुदस्सिर ने बता दिया। सर हम्म, सर जब हम क्वेश्चनेयर करते हैं दे आर यूजेबल दे के मतलब उसको they are used to avoid the biasness बाइसनेस, and ठीक है, they ऑब्जेक्टिव provide statistical analysis हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है, हम उसके हिसाब से अपनी जो मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट उसको हम कर सकते हैं अच्छे एग्जैक्टली, तरीके हम से। कंपैरिजन के साथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह से हम चीजों को डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा? सर इसके हमारे पास मतलब लो रिस्पॉन्स, जरूरी नहीं है कि हर बंदा प्रॉपर तरीके से उस तरीके से रिस्पॉन्स करे। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि हम पीटीसीएल कॉल करते हैं, उसके बाद वो हमें रिस्पॉन्स का देते हैं, आपको मतलब रिस्पॉन्स के लिए मांगते हैं, क्वेश्चनेयर ठीक है, ठीक पूछते हैं, ठीक है, तो ठीक जरूरी नहीं है हर कोई इसको रिस्पॉन्स कर सके ठीक है, ठीक है, मतलब। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन, माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मुझे हसन आवाज आ रही है बेटा? आप गायब ही हो जाते हैं यार, विजिटिंग पे आए हुए हैं, विजिटिंग फैकल्टी हैं आप? सर नेट बहुत मसला कर रहा था इसलिए। ओके, कोई मसला नहीं है, ये तो मसला बहुत ही कॉमन सा है, मेरा अपना भी बहुत इशू करता है। खैर चलें, मुझे ये बताया जाए कि साइंटिफिक थ्योरी जो थी टायलर ने दी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी, उसने क्या कहा था? कल का लेक्चर लिया था आपने हसन? हसन फिर गायब हो गया, भैया आप बताएं बेटा। सर साइंटिफिक सॉरी उस टाइलर के जो 4 प्रिंसिपल्स थे आपने कहा था, मैंने उनको और उसमें वो किया है, और उसमें हमारे पास था कि हमारे हर काम के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होनी चाहिए। हम प्रॉपर एक तरीके से मेथड और टाइम और सब कुछ उस काम के लिए एनालाइज कर सके, हमें काम के लिए क्या क्या किस तरह करना है, एक अच्छा तरीका, एफिशिएंट वे एनालाइज किया जाए, एफिशिएंट मेथड जो है वो निकाला जी जाए। सर, ठीक हो गया, आगे दूसरे जी नंबर पे सर। क्या करना? हमें अपने वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स अच्छे सिलेक्टेड हमें सिलेक्ट करने चाहिए केयरफुल तरीके से कि हमारे काम के लिए कौन सी स्किल्स और एबिलिटीज रिक्वायर्ड हैं, बेहतरीन, और जो हम वर्कर सिलेक्ट करते हैं उनकी जो स्किल्स और जो एबिलिटीज हैं उनको हमें ट्रेन करना चाहिए अच्छे तरीके बेहतरीन, से, ताकि वो और डेवलप हो जाएं। ओके, फिर हमें जो उनका काम है, वर्क है, उसका प्रॉपर तरीके से उनको एनालाइज करना चाहिए, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए, और उनको उनको इकट्ठा करके, अप्रिशिएट करने के लिए एग्जैक्टली, पहले उनको सॉरी इकट्ठा सर किया जाए, काम जी को सर, और जी सर, अपने बंदों को इकट्ठा किया जाए, तो आपको एक एफिशिएंट एफिशिएंसी, करने के लिए। एग्जैक्टली, आपको एक जी एफिशिएंसी सर, नजर आएगी। उसके बाद अब जी एफिशिएंसी सर। बढ़ाना चाहते हैं तो क्या उसके करें? बाद जी सर, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उनका एक तो लेवल पे हमें उनकी नजर सॉरी वर्क पे उनकी नजर रखनी चाहिए, और उनको इनकरेज करने के लिए उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उनकी पे बढ़ानी चाहिए, ठीक है, बस ताकि ज्यादा वो नहीं, फोकस रहे, रिवार्ड सिस्टम को इनके इंप्रूव किया जाए, या रिवार्ड सिस्टम यस सर। इंट्रोड्यूस कराया जाए, फोकस रहे, ज्यादा अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन में ना जाएं, ये मसला करती हैं, हम सेंटेंस का सेंस चेंज कर देते होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वो एम्प्लॉयज को डिससेटिस्फाई होने से बचाना चाहते हैं तो क्या तरीका कार है, क्या करें? सर इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होने चाहिए बिटवीन वर्कर्स के, और मैनेजमेंट और जो वर्कर जो मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से लेके चलने के लिए वर्कर्स और मैनेजर्स को चाहिए कि वो लिंक्ड रहे एक दूसरे से, उनको काम जी ऑपरेट क्लोजली मतलब ठीक है, तरीके से काम क्लोज ही अप्रोच करें। मुजम्मिल बेटा, आप ब्रेक पे चले गए थे? सर्वर घर का काम कर रही है। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कि क्या आप किस ब्रेक पे चले गए हैं। नानी मेरी की डेथ हुई है आज, खत्म, उनका है ब्रेक, आप ले रहे हैं। चलें, क्रिटिसिज्म क्या हुआ था? चले चले चले, कोई नहीं। ओके, तो क्रिटिसिज्म हमने देखा था, छोटा सा था, 4 पॉइंट, इसको हम मजीद अब आगे नहीं करते, तो अब हम इसको मूव करते हैं आगे और पढ़ते हैं इसको। 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा गाड़ी चार्जिंग। ओके, उसके बाद आगे मूव करते हैं। तो शुरू से हमने पढ़ा था कि भैया जी हम ना इस टाइम ऑनर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब ऑनर्स ने कंपनी बना ली और हमारे सामने मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं, आंखें निकाल के, उनको समझ नहीं आ रहा आप करें क्या, पैसा लगा जाए, डूब ना जाए। तो हम उनको ट्रेन कर रहे थे कि सबसे पहले आप मैनेजमेंट को हायर करें ताकि वो काम करे आके आप। हम उनको बता रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें बताते जा रहे थे, सारा कुछ। तो एट द एंड हमने जनाब जी उनको बताया कि भैया इस तरह के काम की साइंस हो, सारा कुछ बता के हम चुप हुए। तो उसके बाद हमने कहा कि देखो, हमारे बुजुर्ग होते फेल साहब, उन्होंने जो 5 स्टेप प्रोसेस बताए थे, याद है? और सारे ऑनर जो हैं वो अपना बड़े बड़े सारे लाना शुरू करते हैं, जी जी हमें याद है, हमने पढ़ा था, देखा था, आपने बताया था हमें, माशाल्लाह। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक और बात भी की थी
वो कहते हैं फरमाइए क्या बात करके गए थे। आपने कहा कि भाई जाते जाते वो हमारे सीए के स्टूडेंट की जिंदगी हराम करके गए थे और एक वो थ्योरी दे के गए थे जिसको फेल 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है या प्रिंसिपल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट कहा जाता है। तो वर्ड प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट याद रखिएगा, हमेशा फेल की थ्योरी के साथ आएगा, पूरी बुक में कहीं पर ये वर्ड दोबारा यूज नहीं किया गया। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन में आपने ढूंढना है। अगर ये क्वेश्चन में वर्ड मिल जाता है तो नाम को आपको कुछ नहीं करना, आपने 14 प्रिंसिपल प्रोड्यूस कर देने हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो फेल साहब ने कहा था, बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, बड़े लोग बड़ी बातें, तो उन्होंने कुछ हमें ना नसीहतें की करके गए थे कि अगर आप जो है अपनी एक अच्छी मैनेजमेंट अपॉइंट करना चाहते हैं तो उनके अंदर कुछ ये वाले प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। जब भी आप मैनेजमेंट को लेके आएंगे, जारी बात है एक बंदा तो नहीं होगा, 10-12 बंदे होंगे, फिर उनके एम्प्लॉयज भी होंगे साथ में, तो आप पूरा एक सेटअप बनाएंगे। तो लिहाजा इन प्रिंसिपल का ख्याल रखिएगा जो ये हम 14 बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये कीज हैं सक्सेस के लिए। उन्होंने कहा कि गुड मैनेजमेंट के लिए 14 प्रिंसिपल आपने ध्यान में रखने। पहला उन्होंने कहा क्या प्रिंसिपल है, वो कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब डिवीजन से मुराद ये नहीं है यहाँ पे कि भैया लोगों में काम को डिवाइड किया गया हो या भाई मैनेजमेंट और उसके दरमियान इक्वल डिवाइड हो, नहीं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क है, किसी एक टास्क को सब डिवाइड किया गया। एक टास्क को जहाँ एक बंदा कर रहा है, एक बंदे से बेहतर है कि उसको 3-4 बंदे लगा के उनको स्पेशलाइज किया जाए, ठीक है। तो लिहाजा हर टास्क की डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, हर वर्क जो है वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाए ताकि एम्प्लॉयज की और क्या कहते हैं मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। पहला उन्होंने कहा। दूसरे नंबर पे कहा कि भैया अथॉरिटी मस्ट है, आपको मैनेजर्स को अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अगर मैनेजर्स को अथॉरिटी नहीं देंगे तो वो कैसे ऑर्डर दे सकते हैं किसी को, है उनकी बात कौन मानेगा, तो फिर मैनेजमेंट होगी कहाँ से। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप मैनेजमेंट को जो है अथॉरिटी दें, दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा कहा कि भाई डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन के बगैर ईमान इत्तेहाद तंजीम, काज़म साहब ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह ने, तो इत्तेहाद तंजीम तो तंजीम, उन्होंने भी कहा तो डिसिप्लिन मस्ट है। वो कहते हैं कि भैया जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने डिसिप्लिन बनाना है कि आपके एम्प्लॉयज वगैरह जो है वो मैनेजर्स की बातों को माने, हर चीज डिसिप्लिन में होनी चाहिए, हर बंदा एक दूसरे की इज्जत करे और एक काम तरीके से एक प्रोसीजर के थ्रू होगा, तभी आपकी गुड मैनेजमेंट हो सकती है। आप कहते हैं अच्छी बात है। फिर कहते हैं कि भैया मैनेजमेंट के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड रखिएगा। तो भाई ये यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मसला है भाई, हमने तो आज तक आर्मी की कमांड सुनी थी। कहते हैं कि देखो एक बंदे को सिर्फ एक बंदा ही ऑर्डर दे रहा हो, हर बंदा बॉस ना हो कि भाई मैं भी बॉस, वो भी पूछ रहा हूँ भाई ये काम क्यों नहीं किया, वो ये पूछे, वो अपनी तरफ से बॉस लगा, वो अपनी तरफ से बॉस लगा, सारे बॉस बॉस ना खेल रहे। एक बाकायदा पैटर्न होना चाहिए कि इस बंदे से सिर्फ ये बंदा क्वेश्चन कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग लाइन जो है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, हर बंदे को पता हो कि उसने किसको जवाब देना है, एक क्लियर लाइन मौजूद होनी चाहिए, क्लियर पता हो कि ये बंदा इसका बॉस है। तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के एक ही बंदे को तमाम ऑर्डर एक बंदे से आए और तमाम लोग उसको रिपोर्ट करें, एक कमांड की सूरत में एक पूरी हायरार्की डिफाइन होनी चाहिए। कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। वो कहते हैं ये क्या, वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर एंड वर्कर्स। तो क्या हुआ भाई, ऐसा ना हो कि जो मैनेजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग किसी और तरीके से की जाए, वर्कर्स की कोई और तरीके से की जाए, आपस में इकट्ठे हों तो उनको आपस में मैच ना हो। तो लिहाजा जिस प्लान के ऊपर मैनेजर की ट्रेनिंग की जा रही है उसी प्लान के ऊपर वर्कर्स की ट्रेनिंग की जाए ताकि उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, ठीक हो गया। लिहाजा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, हर बंदे की ट्रेनिंग जो है खास पैटर्न में होनी चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना है, आपने उनको कल्चर सिखाना, ठीक है, कल्चर सिखाते हैं, नॉर्मली ट्रेन करते हैं। तो लिहाजा मैनेजर्स को चाहेंगे आप क्या करें कि किसी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वाला कल्चर सिखाएं और जो वर्कर हैं उनको आप किसी धक्कड़ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सिखा दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक रखना पड़ेगा, एक ही जगह पे जो मैनेजर को कल्चर सिखा रहे हैं वो एम्प्लॉयज को सिखाएं ताकि वहां पे यूनिटी बनी रहे, सारे लोग एक दूसरे से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि देखो भैया फ्यूल साहब फरमा गए थे कि आज के इतने टाइम के बाद एक मुल्क बनेगा पाकिस्तान, उसका बेड़ा अगर किसी वजह से ही होना है, ये प्रिंसिपल मिस है वहाँ कि हर बंदा अपना सोच रहा है, वहाँ पे जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो ज्यादा प्रिवेल कर रहा है जनरल इंटरेस्ट। लो भाई आज तक काला बाग डैम क्यों नहीं बना भाई, 20 करोड़ आवाम को फायदा होना है, कोई 50,000 लोग हैं वो सारे मुखालिफ में, तो क्या हुआ 50,000 के लोगों को फायदा दिया गया ना, उनके इंटरेस्ट को ऊपर प्रिवेल किया गया। आप कभी गाँव में सड़कों में जाए, आप देखेंगे कि एक ही सड़क अगर स्ट्रेट निकाली जाती तो आधा किलोमीटर की बनती थी, उनको वो मोड़ दिए होते हैं, इधर से 4 किलोमीटर की सड़क बनाई जाती है। वजह क्या, किसी वडेरे की जमीन बीच में आ रही होती है, वो इजाजत नहीं दे पा रहा होता, कहीं पे किसी से क्या कहते हैं एमएनए एमपीए की जमीन बीच में आ रही होती है, या किसी ने एमपी ने अपनी जमीन की तरफ सड़क का रुख मुड़वाना होता है। जिस तरह आप देख ले लाहौर में ओरेंट ट्रेन के साथ क्या हुआ है, राजवंड तक गई है, क्यों गई है, वहां पे क्या जरूरत है जाने की भाई,
अंदरूनी लाहौर भरा पड़ा है, सारी इंडस्ट्रियल एरिया डिफरेंट जगह पे है। इंडस्ट्रियल एरिया किधर है और किधर आप जो है वो क्या कहते हैं ऑरेंज ट्रेन को लेके चले गए, वजह अपनी जमीनों की वैल्यू बढ़ानी थी। तो भाई पाकिस्तान इसी वजह से ही खराब होगा। वहां पे क्या है कि भैया जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो प्रिवेल कर देता है, जनरल के इंटरेस्ट पे हर बंदा अपना फायदा सोचता है। तो लिहाजा अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाना है तो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं देखना, बल्कि आपने जनरल इंटरेस्ट को देखना है। अगर किसी एक बंदे को नुकसान होता है, 10 लोगों को फायदा होता है, तो आप 10 लोगों को फायदा दें। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट कहे भाई इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, हम तो नहीं करेंगे, बाकी इंप्लॉयज जाए भाड़ में। तो भाई अगर 50 इंप्लॉयज को फायदा हो रहा है, एक मैनेजर को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो आप इंप्लॉयज का फायदा करें। तो ये रूल आप लिख के रख लें तो तब आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो आप दहशत पाकिस्तान जैसा ही होना है। आगे चलते हैं, वो कहते हैं रेम्यूनरेशन। वो कहते हैं वर्कर जो है उनको अच्छी खासी पे दी जाएगी तो भाई काम करेंगे, बगैर पैसे के तो फिर कोई भी काम नहीं करता, हर कोई सर से उतारेगा, कोई अल्लाह वास्ते तो आपके पास नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, कि मतलब जो डिसीजंस वगैरह हैं वो सारे सेंट्रलाइज होने चाहिए, मतलब तमाम डिसीजन जो हैं वो लोग आपस में इकट्ठे एक जगह पे, एक ही जगह पे एक कोई बंदा हो जहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से डिसीजन मेकिंग हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो डिसीजंस हों वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट ना जाएं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, वो कहता है जी स्केलर चेन ऑफ कमांड, द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक इज द स्केलर चेन। स्केलर चेन आपको फिजिक्स में किस किस को याद है? फिजिक्स याद है? फिजिक्स में पढ़ा था है जी? नहीं याद। फिजिक्स में स्केलर चेन हम पढ़ते थे, एक स्केलर होता था, एक वेक्टर होता था, डायरेक्शन के हिसाब से। शायद थोड़ा सा जहन में स्केलर वेक्टर की टर्मिनोलॉजी जहन में आती है ना, मैं आगे नहीं पूछ रहा आपसे। यस सर, आ गए हैं। अच्छा, ये अभी अकाउंट में ट्रांजैक्शन किसने किया, वो जरा मैसेज बताएं आप में से किसने किया। अच्छा, मैसेज कर दें टाइप करके प्राइवेटली। ओके, आगे चलते हैं। तो लिहाजा क्या हुआ कि भैया वो कहते हैं कि स्केलर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन, वेक्टर और स्केलर से हमने कहा था ये डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, हम फिजिक्स में घुस जाएंगे। तो इसका इसमें ये मतलब है कि भैया जी जो लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजर टू लोएस्ट रैंक हो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर नीचे एक वर्कर तक जो हो वो स्केलर चेन में हो। मतलब क्या है कि भैया ऊपर से नीचे हमेशा जो डायरेक्शन और इंफॉर्मेशन वो मूव करेंगी, नीचे से हमेशा ऊपर जो है वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन जाएंगे। ऊपर से नीचे डायरेक्शन आएंगे, नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन जाएंगे। मतलब जो सीनियर लोग होंगे वो ऑर्डर देंगे और डायरेक्शन देंगे, जो जूनियर लोग होंगे वो इंफॉर्मेशन अपनी पहुंचाएंगे। मतलब क्या पहुंचाएंगे? आज कितना काम हुआ, क्या कंप्लायंस हुई, क्या इश्यूज चल रहे हैं। ये स्केलर चेन से मुराद ये होता है डुअल साइड। वेक्टर एक साइड को डिक्लेयर करता है, मतलब एक डायरेक्शन वो वेक्टर। स्केलर से क्या मुराद है? डबल साइड, और एक तरतीब के अंदर, एक लाइन के अंदर, जिसके साइडों पे वो नहीं बने होते, वो जो तीर होते हैं। स्केलर वेक्टर, स्केलर जो होता है जिसके तीर ना हो, वेक्टर जिसके तीर हो, जो एक डायरेक्शन डिफाइन कर रहा होता है कि भाई ये इस साइड पे फ्लो कर रही है इंफॉर्मेशन। तो लिहाजा क्या हो कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्केलर चेन होनी चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट से नीचे तक एक तरतीब के अंदर होनी चाहिए कि भाई ऊपर से ऑर्डर नीचे जाएंगे, नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर जाएंगी। ऑर्डर, उसके बाद अगर प्रिंसिपल है ऑर्डर के, लोग जो है वो सब वहाँ पे जगह वगैरह आपके ऑर्गेनाइजेशन की साफ होनी चाहिए, काम करने की जगह ऑर्डर में होनी चाहिए, हर चीज़ क्लीन एटिडी होनी चाहिए, साफ सुथरी, और मटेरियल वगैरह हर जगह अपनी अपनी जगह पे मौजूद होगा तो लोग ज़्यादा अच्छे और एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ओके तो लिहाजा क्या हुआ कि भैया हमने कहा कि ऑर्डर होना चाहिए। इक्विटी से मुराद ये है कि भैया जी आप तमाम लोगों के साथ फेयर रहेंगे, ठीक है ना। ये ना हो कि मामे के पुत्र को ज्यादा आप कर रहे हो, जिस तरह हमारी ज्यादातर सीए फर्म्स में होता है। भाई सीधी सी बात है, छुपाने की बात नहीं है, हमारी फर्म्स में बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म चलती है कि किसी बंदे को टक्कर बनाना आता हो, वो बंदा मैनेजर बन के बैठा होता है, और ऐसा दिमाग खराब करते हैं वो लोग। यार देखना, कभी भी जिंदगी में ना पैसा या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना देखें। आप लाइफ में हमेशा आगे जाएं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आप जो चीज देखना वो आप अपना बॉस देखना बस, कि अगर बॉस कैपेबल है, अगर वो स्किल्ड बंदा है और अच्छा बंदा है, तो भाई भाड़ में गया सारा कुछ। आप हर चीज पे कंप्रोमाइज कर जाना, सिर्फ बॉस पे कंप्रोमाइज ना करना। आपको सैलरी जितनी मर्जी दी दो, अगर आपका बॉस खराब है तो यकीन करो कि डिप्रेशन में आप उसे डबल खा जाए। हमारे अकाउंटेंट फर्म में ज्यादातर यही होता है, कुछ चाचा मामे का बेटा होता है उसका, या खुद अपना भांजा भतीजा होता है, वो मैनेजर बना बैठा, काम उसे टकेगा नहीं आता। आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे भी सिखाओ, आगे भी रिपोर्ट करो, और अगर कोई गलती है तो बाट भी आपकी लगेगी। तो लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को फेयर तरीके से डील करो, हर किसी को उसके हक का दो, किसी का हक नहीं खाना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इससे मुराद ये है कि भैया जी आप अपने लोगों को कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें। मतलब इस तरह ना हो कि भैया महीने बाद बंदा छोड़ के जा रहा है, उस तरह आप इतना जलील करें, ठीक है ना।
तो कम से कम लोगों को जलील करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त तक वो आपके साथ चलते रहें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से मुराद है ज्यादा से ज्यादा आपके साथ काम करें लोग। उसके बाद इनिशिएटिव्स, एम्प्लॉयज को इंकरेज करो उन लोगों को जो नए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, रिस्क टेक करना चाहते हैं, नए आइडियाज लेके आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को इंकरेज करो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। और अगला लास्ट प्रिंसिपल था एस्पेक्ट डी कॉप्स के मतलब लोगों जो आपके एम्प्लॉयज होंगे उनके अंदर टीम वर्क की स्पिरिट पैदा करो, उनके दरमियान टीम वर्क का एक माहौल पैदा करो ताकि वो सारे आपस में मिलजुल के काम करें। जब आप ये 14 प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देंगे तो अब जो आपकी मैनेजमेंट होगी वो गुड मैनेजमेंट कहलाएगी। मतलब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोगों से भर दिया है, उनको ऐसा पैटर्न दे दिया है कि अब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मैनेज करके आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करके दे देंगे। तो फ्योल के 14 प्रिंसिपल कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट है। कौन कौन से हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेयर, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और इनिशिएटिव, एस्पेक्ट दी कॉप्स। तो इसमें सारी बातें क्लियर हैं 14 के 14 प्रिंसिपल बेटा जी? यस सर। ठीक है, ये क्लियर है। इसका कंसेप्ट भी क्लियर रखिएगा कि ये क्यों कर रहे हैं, ये गुड मैनेजमेंट के लिए। अगला जो हमारा है ना वो है तो प्रिंसिपल वो भी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। एक गुड ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रिंसिपल बेस करती है। लैंडल साहब बैठे थे, नाम में उनका लंडे जैसा मिलता जुलता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा थ्योरी लिख के चला गया फ्योल, मैं क्यों नहीं लिख सकता। इसने छापा मारने की कोशिश की बड़ी भोंडी सी, तो एक्चुअली तो इसने छापा ही मारा। 10 पॉइंट है तो 6 इसमें रिपीट है, इसके कॉपी पेस्ट है। एक दो जगह पे उसने नाम या हेडिंग चेंज कर दी है, चीजें सारी उसने तकरीबन वही बताई है। इसने कहा कि भाई उसने गुड मैनेजमेंट कह दिया, मैं गुड ऑर्गेनाइजेशन कह देता हूँ। भाई मसला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ही तो मैनेजमेंट होती है, पर कौन पूछे इनसे भाई। खैर चलें, होगा कोई वो कहते हैं टेक्निकल लॉजिक होगा जो हम नहीं पता, हम जैसे जाहिल लोगों को। खैर हमारा इतना नॉलेज भी नहीं है तो हम नहीं बात कर सकते, कोई ना कोई टेक्निकल डिफरेंस तो होगा। ओके, हम जहां तक डिफरेंस देखते हैं वो यही देखते हैं कि भैया ये गुड प्रिंसिपल के प्रिंसिपल्स हैं, ये गुड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हैं। तो लिंडल और साहब ने क्या कहा, 10 प्रिंसिपल दिए गुड ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तब गुड ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाएगी जब ये 10 प्रिंसिपल कंप्लीट करेगी। पहला क्या है, वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट हो वो एक एक्सप्रेशन हो आपके ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव हो और इस तरह डेवलप की गई हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगी हो। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने लोगों की खिदमत करनी, आप एक एनजीओ बनाते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा जब भी कहीं पे नजर आए उससे कोई बात करे तो वो ये एक्सप्रेस करे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है। मतलब 1 मिनट दीजिए, आसान हो रही है, 2 मिनट की साइलेंस करते हैं जो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। चलो ला हौला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह ये बेटा नहीं, बस वैसे बातें करते हैं। चले मुझे पढ़ाने का, चले जी। एग्जाम खत्म हो गई। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि भैया जी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन 10 प्रिंसिपल के ऊपर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा, हर पार्ट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लगा होना चाहिए। मतलब आप जिससे भी पूछें, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में हमने कंट्रीब्यूट करना है। हर बंदा जो है वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर। पहला प्रिंसिपल उसने कहा कि ये। दूसरे नंबर पे कहा स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। लो जी, आ गया भाई साहब रट्टे पे औकात के ऊपर वाला भी तो वही कह रहा था डिवीजन ऑफ वर्क।
तो लिहाजा इसने कहा स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि हर बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो अपने काम के अंदर स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो इस वजह से अच्छी हो जाए। उसके बाद वो कहता है कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम डिपार्टमेंट जो है वो आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, कोऑर्डिनेट रखें अपने एक दूसरे के साथ, और ये है कि एक दूसरे की हेल्प करें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अथॉरिटी ऊपर भी क्या कहते कि भैया जी एक सुप्रीम अथॉरिटी कम से कम कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद। भाई इसने वही चीजें लिखी हैं, थोड़ा सा घुमा के लिखी, सारा कुछ वही लिखा है। इसने यही कहा कि भाई अथॉरिटी होनी चाहिए, उन्होंने भी यही कहा था कि मैनेजर्स के पास अथॉरिटी हो ताकि वो ऑर्डर दे सके। इसने कहा कि भाई अथॉरिटी का एक क्या कहते हैं मैकेनिज्म होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि क्या हो कि लोगों को पता हो कि सुप्रीम अथॉरिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है वो कहता है कि भैया जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं कि भैया जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसी को ही अथॉरिटी दी जाए, मतलब अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्या कहते हैं प्रिंसिपल है जनरल कि अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि भैया जहाँ पे अथॉरिटी आएगी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। तो जिन लोगों को अथॉरिटी दी गई है रिस्पॉन्सिबल भी वही लोग होंगे। अगर एक बंदे को अथॉरिटी नहीं दी गई किसी काम की तो उससे आप पूछ भी नहीं सकते। लिहाजा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के कोरेस्पोंडेंस होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल क्या कहते हैं बैलेंस में होने चाहिए। जिस बंदे को अथॉरिटी दी गई हो उसी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। डेफिनेशन से मुराद ये है कि भैया जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पोजीशन, हर जॉब, हर टास्क जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि भाई ये टास्क ऐसे होना है, ये टास्क किस तरीके से होना है और इसके अंदर क्या कुछ होना है। ठीक है, लिहाजा हर चीज डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कोरेस्पोंडेंस इन एवरी पोजीशन द रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी शुड बी कोरेस्पोंडेंट। वही बात कर रहा है जो मैंने ऊपर करके आया हूँ कि भैया जी अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी वो एक दूसरे की कोरेस्पोंडेंस हो, मतलब जिस बंदे के पास अथॉरिटी हो उसी के पास रिस्पांसिबिलिटी हो। हर अथॉरिटी वाला बंदा रिस्पांसिबल होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसने कहा कि भाई ज्यादा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल ना हो। इससे मुराद ये है कि एक टाइम पे एक सुपरवाइजर को कितने लोग डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उस भाई साहब ने कहा कि भैया ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं 5 से ज्यादा लोग या 6 से ज्यादा लोग जो है एक बंदे को डायरेक्ट रिपोर्ट ना कर रहे, मतलब एक बंदा एट अ टाइम सिर्फ 5-6 लोगों को जो है ना वो सुपरवाइज कर रहा हो। इससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं होती, फिर वो नहीं कर पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। लिहाजा स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो हमेशा नैरो होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए, मतलब 5-6 से ज्यादा वर्कर्स को एक बंदा डायरेक्टली जो है एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरवाइज ना कर रहा हो। फिर उसने कहा कि भाई बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ लोग, पीपल, वर्क, हर जगह पे एक बैलेंस होना चाहिए, कहीं पे कुछ एक्सेस या कम नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये ना हो कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, वो कंप्लीट हो और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को मुसलसल चलते रहना चाहिए, एक रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, वो मुसलसल किसी न किसी काम के लगी रहे, तो उसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसके प्रोसेस के अंदर, वो नए से नई चीजें को इनिशिएट करे और उसके बाद आगे मूव करती रहे। तो भैया जी एट द एंड हम देखें तो क्या पता चला कि लिंडल उर्विक साहब ने क्या कहा, उन्होंने छापा मारा और कहा कि देखो फ्योल ने बताया था कि गुड मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, मैं बताता हूँ गुड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। हम बता रहे थे ऑनर्स को, एक्चुअली हम पढ़ा रहे थे ऑनर्स को, तो हमने अभी एक मुर्दा निकाला था, गड़ा मुर्दा बाबा फ्योल, अभी वो हमारे हाथ में था, हमने कबर में हाथ डाल के दूसरा मुर्दा निकाल लिया, कौन सा, लिंडल उर्विक साहब। ऑनर देखने लग गया ये क्या है, हमने कहा कि भाई ये भी बंदा है। तो इसने क्या कहा, कहते हमने कहा कि बात इसने भी तकरीबन यही सेम की है, कुछ घुमा फिरा के की है, हम आपको बता देते हैं, आप इनको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। वो तो मैनेजमेंट की चीजों के बारे में बता गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता गया कि अगर आप चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन लंबे अरसे तक चले और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन काउंट हो तो ये वाले प्रिंसिपल अप्लाई कर लें। तो कौन से प्रिंसिपल थे, वो कहते हैं भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो और हर ऑर्गेनाइजेशन का हर पार्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं पे सुप्रीम अथॉरिटी रेस्ट करनी चाहिए जो कि डिफाइंड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुपीरियर जगह पे दी जानी चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं डेफिनेशन, हर जॉब, हर पोजीशन, हर काम, एक्टिविटी डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद कोरेस्पोंडेंस होना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी शुड बी कोरेस्पोंडेंस, मतलब जिसके पास अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बंदा होगा। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि भैया स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइडर नहीं होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा एक सुपरवाइजर 5 से 6 बंदों को डील करे। उसने कहा कि भाई तमाम ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट, काम्स, ऑपरेशंस, फंक्शंस, हर चीज के अंदर एक बैलेंस हो और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस में रहे, वो चलती रहे। ये ना हो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ तो वो टप्पे मारते हुए कहेंगे लो जी हमने इस साल प्रॉफिट निकाल लिया, हमारे पैसे पूरे हो गए, बंद करो भाई, ठप करो और चलते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को
मुसलसल चलते रहना चाहिए। तो ये 10 प्रिंसिपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गुड कंसीडर होगी। तो ये क्लियर हुआ बेटा आप सबको? जी सर। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? चलें जी, आज इन्हीं 2 थ्योरी पे बस करते हैं इंशाल्लाह। मुझे कहीं पे थोड़ा सा जाना है, तो हमारी स्पीड ठीक है माशाल्लाह। 2 लेक्चर में मजीद हम पहला चैप्टर खत्म कर देंगे और दूसरे चैप्टर पे भी हमें कम से कम 5-6 दिन लग जाएंगे करने में। तो हम 15 या 20 दिन के अंदर हमारा अपना 25 नंबर का पोर्शन जो है वो साइड पे मारेंगे। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी तैयारी करके आइएगा। कल ज़ाहिर बात है आपको मैं पीछे से एक बार आपसे पूछता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, रिवीजन कराता हूँ। तो स्टूडेंट खासतौर पे जो लेट कमर हैं, बेटा बस कर दो यार, मेहरबानी करो। और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को यार? तो खुदा का खौफ करो, 1.5 महीना रह गया भाई, पास कर लो यार मेहरबानी करके। मेरे ऊपर ये आसान समझ के कर दो, ठीक है? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।